आज इस वीडियो में हम कारक ग्रह के बारे में बात करेंगे। कारक ग्रह हमारे कुंडली के अंदर एक महत्वपूर्ण ग्रह होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, कुंडली को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ पे कारक ग्रह हमारे बहुत मदद कर देता है और कारक ग्रह या कारकात भावम की सहायता से हम उस निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं, विषय को समझ जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उस कारकात भावम के द्वारा रेमेडीज भी मिल जाती है कि किस प्रकार से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कुंडली में किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें 3 स्टेप से जाना होता है: भाव, भावेश और कारक ग्रह। जहाँ तक भाव की बात होती है, ये कुंडली में नैसर्गिक स्थिति को बताता है, क्योंकि किसी भी भाव की स्थिति हमें जो है नैसर्गिक रूप से मिली हुई होती है। कुदरत की देन हम कह सकते हैं। इसे हम जो है अपने कर्मों के फल के आधार पर मिली हुई स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रह कुंडली के अंदर हमें किसी भाव विशेष में मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं और उसमें जो है प्रकृति का ही योगदान होता है। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भाव की जो स्थिति होती है वो चीज़ें हमारे पास में मौजूद होती है। और जहाँ तक भावेश की बात होती है, भावेश का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको मिली हुई है उसको आप आगे कहाँ तक लेके जाएंगे अपने प्रयास के द्वारा। और कारक ग्रह हमें ये बताता है कि आपको उन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए किस प्रकार की योग्यता की ज़रूरत है और वो योग्यताएं आपके अंदर है या नहीं है। ये नैसर्गिक रूप से जो है योग्यता को दर्शाते हैं कारक ग्रह। परंतु बहुत बार ऐसा होता है, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ या जिन लोगों के साथ में मैंने समय बिताया है और जिन लोगों को मैंने ज्योतिष का अध्ययन करते हुए देखा है, मेरे देखने में अक्सर यही आया है कि कुंडली को पढ़ते समय ज़्यादातर लोग भाव और भावेश को तो देखते हैं, परंतु कारक ग्रह को वो महत्व नहीं देते हैं जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। क्योंकि कारक ग्रह बहुत बार जो है रहस्य के ऊपर से पर्दा उठा देता है। हमें जिन चीज़ों की सूक्ष्म जानकारी की ज़रूरत होती है वो हमें कारक ग्रह और कारकात भावम के द्वारा जो है देखने को मिल जाती है। जिस प्रकार से हम नवांश कुंडली के द्वारा किसी विषय का सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं या वर कुंडलियों के द्वारा हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से किसी भी भाव से संबंधित किसी भी विषय को अगर सूक्ष्म तरीके से समझना हो तो उस भाव के कारक ग्रह और उस कारक ग्रह के कारकात भावम के द्वारा हम चीज़ों को बड़ी सूक्ष्म तरीके से समझ सकते हैं और उसको समझकर हम कुंडली के ऊपर जो है पड़े हुए पर्दे को उठा सकते हैं। और जहाँ तक कारक ग्रह की बात होती है तो लगन से लेकर जो है 12वें भाव तक सभी भावों के अलग अलग जो है कारक ग्रह होते हैं और सभी ग्रहों के अपने कारकत्व होते हैं। उन कारकत्वों के हिसाब से जो है ग्रहों का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि आप लगन को देखेंगे तो लगन से हम सेहत को देखते हैं, लगन से हम व्यक्तित्व को देखते हैं। तो इन्हें देखने के लिए लगन का कारक ग्रह सूर्य महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम दूसरे भाव की बात करें तो दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति को माना गया है। परंतु दूसरे भाव से हम वाणी को भी देखते हैं, तो वाणी को देखने के लिए हमें बुध की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बुध जो है वाणी का कारक होता है और दूसरा भाव भी वाणी का कारक होता है।
इसलिए जब भी हमें वाणी का अध्ययन करना हो तो हम दूसरे भाव को देखेंगे और जो है सेकंड लॉर्ड को भी देखेंगे और साथ ही साथ जो है बुद्ध का अध्ययन करेंगे, साथ ही जो है बुद्ध के कारकाद भावम का भी अध्ययन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो है हम तीसरे घर की बात करते हैं। तीसरे घर के अंदर जो है हम पराक्रम को देखते हैं और भाई बहनों को देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति जो महत्वपूर्ण होती है, पराक्रम का कारक भी हम मंगल को ही मानते हैं और भाई का कारक भी हम मंगल को ही मानते हैं। अगर चौथे घर की बात करें तो चौथे घर से हम माँ को देखते हैं। माँ का कारक भी जो है यहाँ चंद्रमा को मानते हैं और चौथे घर से हम मन की स्थिति को देखते हैं। मन का कारक भी चंद्रमा को ही मानते हैं। चौथे घर से हम वाहन को भी देखते हैं, परंतु वाहन का कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है। इसलिए जब भी हमें वाहन से संबंधित कोई आकलन करना होगा तो हम चतुर्थ भाव को देखेंगे, चतुर्थेश को देखेंगे और शुक्र को देखेंगे। इन तीनों के द्वारा हम वाहन से संबंधित किसी भी समस्या को जो है समझने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम चौथे घर से प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी यानी कि भूमि का कारक होता है मंगल। तो जब भी हमें भूमि से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विषय के बारे में जानकारी लेनी होती है तो हम फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड और मंगल, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। और अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है वो भी हम चौथे ही घर से देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कारक ग्रह के रूप में शनि का अध्ययन करेंगे। अब आते हैं पांचवें घर पर। पांचवें घर से बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, परंतु पांचवें घर का जो स्थायी कारक ग्रह होता है वो बृहस्पति को माना जाता है। पांचवें घर से बुद्धिमत्ता को देखते हैं और बुद्धिमत्ता का जो कारक ग्रह है वो बुध को माना गया है। और पांचवें घर से हम प्रेम संबंधों को भी देखते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है शुक्र को महत्व देंगे। पांचवें घर से हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को देखते हैं तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर हम मंगल को महत्व देंगे। अब बात करते हैं छठे घर की। छठे घर से हम रोग को भी देखते हैं, ऋण को भी देखते हैं और लड़ाई झगड़े को भी देखते हैं। तो यहाँ पर छठे घर के लिए दो ग्रहों को महत्व दिया गया है, मंगल और शनि। मंगल और शनि को जो है छठे घर का कारक ग्रह माना गया है। अगर हम किसी रोग को देख रहे हैं, बीमारी को देख रहे हैं, तो हम छठे घर को देखेंगे, छठे घर के लॉर्ड को देखेंगे और साथ ही साथ छठे घर की कारक ग्रह शनि को देखेंगे। परंतु हमें किसी वाद विवाद या लड़ाई झगड़े या फिर किसी संघर्षपूर्ण स्थिति को देखना हो या फिर किसी कंपटीशन वाली स्थिति को देखना हो तो हम सिक्स्थ हाउस को देखेंगे, सिक्स्थ लॉर्ड को देखेंगे और मंगल को देखेंगे। यहाँ फर्क आ जाता है। अब बात करते हैं हम सातवें घर की। सातवें घर से हम विवाह को देखते हैं, वैवाहिक जीवन को देखते हैं और विवाह जीवन में फिजिकल रिलेशनशिप को देखते हैं। इन सब के लिए जो हम सेवेंथ हाउस को देखेंगे, सेवेंथ लॉर्ड को देखेंगे और इन सब चीज़ों का जो कारक ग्रह होता है शुक्र होता है। तो इसलिए हम शुक्र की स्थिति देखेंगे, शुक्र का जो है कारकाद भाव का भी अध्ययन करेंगे। और अगर हम किसी इंडिविजुअल बिजनेस की बात कर रहे हैं या फिर इससे जुड़े हुए किसी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड के साथ में जो है बुध का अध्ययन करना होगा। यहाँ सातवें घर के अंदर डिफरेंस आ जाता है। और आठवें घर से हम जीवन और मृत्यु से संबंधित जो है बातों को देखते हैं और तमाम प्रकार की जो है पीड़ाएं हैं उनको भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम
8वें घर के कारक ग्रह शनि को महत्व देंगे। 9वें घर बाकी के लिए जाना जाता है और 9वें घर का जो स्थायी कारक ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। परंतु 9वें घर से हम पिता की स्थिति को भी देखते हैं और पिता के बारे में अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर हमें जो है सूर्य की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है। अगर हमें गुरु से संबंधित कुछ जानना हो तो हम बृहस्पति को महत्व देंगे, क्योंकि बृहस्पति को कारक ग्रह माना जाता है गुरु का। 10वां घर कर्म के लिए महत्वपूर्ण होता है और 10वें घर में जो है शनि को कर्म का कारक ग्रह माना जाता है, इससे शनि को महत्व दिया जाता है। और बुध को व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए बुध को भी यहाँ महत्व दिया जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी हम 10वें घर से ही देखते हैं, अधिकारों को भी 10वें घर से ही देखते हैं। तो इन सब चीज़ों की स्थिति जानने के लिए हमें जो है सूर्य को महत्व देना होता है। और 10वां घर यानी कर्म करने के लिए हमें जो है कार्य कुशलता, कार्य क्षमता या फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है मंगल का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी हम 10वें घर का अध्ययन करते हैं तो हमें एक बार मंगल का भी अध्ययन ज़रूर कर लेना चाहिए कि वो कार्य क्षमता जो ज़रूरी है वो व्यक्ति के अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। 11वें घर की बात करें तो 11वें घर का जो नैसर्गिक कारक ग्रह होता है वो बृहस्पति ही होता है और 12वें घर का कारक ग्रह शनि को मानते हैं। परंतु जब विदेश से संबंधित किसी मामलों का अध्ययन करते हैं तो फिर राहु को 12वें घर के लिए महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 से लेकर 12 घर तक सभी घरों के अपने अपने जो है कारक तत्व है और इन कारक तत्वों के आधार पर जो है कारक ग्रह भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। अभी हमें किसी भी घर का अगर अध्ययन करना हो तो फिर हम सिस्टेमेटिक तरीके से सबसे पहले जो है भाव का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद में भावेश की स्थिति को देखेंगे और फिर उसके बाद में हम कारक ग्रह को महत्व देंगे, कारक ग्रह का अध्ययन करेंगे। तो जो कारक ग्रह है उसका रोल जो है कुछ विशिष्ट होता है, उसको किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से जो है उसका अध्ययन करना है, उसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार अपलोड करते रहता हूं और आपका सब्सक्राइब करना प्रेरणा देता है अच्छा वीडियो बनाने के लिए, मेहनत के साथ वीडियो बनाने के लिए। और यदि आप में से कोई भी मुझसे किसी भी समस्या पर कंसल्टेंसी लेना चाहे या फिर मुझसे ज्योतिष सीखना चाहे तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। तो अब हम आते हैं आज के विषय की ओर और कारक ग्रह को हमें किस प्रकार से पढ़ना है उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। अब हमें कुंडली में किसी भी विषय को अगर समझना हो तो हम उसे किस प्रकार से समझेंगे और उसमें जो है कारक ग्रह का क्या महत्व है और कारकात भावम के द्वारा इसे और किस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है, वो अब हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमें संतान के बारे में जानना हो तो हमें पता है कि संतान को हम कुंडली के 5वें घर से देखते हैं। तो हम कुंडली के 5वें घर को स्टडी करने का प्रयास करेंगे कि 5वें घर की स्थिति कैसी है, उस घर में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार के हैं, उन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या 5वें घर में किन्हीं 2 ग्रहों की या 2 से अधिक ग्रहों की युति हमें देखने को मिल रही है, 5वें घर में शुभ ग्रह है
या अशुभ ग्रह, दृष्टि देने वाला ग्रह शुभ है या अशुभ है, इन सभी चीज़ों का आकलन हम करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे भावेश की तरफ कि भावेश की स्थिति कैसी है। इन दो चीज़ों का अध्ययन करने के बाद में हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि वास्तव में जो है संतान की स्थिति कैसी है, क्या सामान्य स्थिति है या फिर कुछ परेशानियां हमें देखने को मिल रही हैं। अभी इसे हम और ज़्यादा अच्छी तरह देखने के लिए हम कारक ग्रह को देखेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 5वें घर के लिए नैसर्गिक कारक ग्रह बृहस्पति को हम देखते हैं, जो कि संतान का भी कारक ग्रह है। तो बृहस्पति की स्थिति हमें जो है ये बताएगी कि जो है जो स्थितियां हमें जो है भाव और भावेश के द्वारा देखने को मिल रही है, वो स्थितियां जो है बिगड़ रही है या फिर जो है उसके अंदर कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से हम लग्न कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति को और ज़्यादा सूक्ष्म तरीके से देखने के लिए नवांश कुंडली को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से लग्न कुंडली के अंदर ही उस कारक ग्रह की स्थिति को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कारक ग्रह बृहस्पति के 5वें घर में बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे। क्योंकि बृहस्पति को कारक ग्रह माना गया है और संतान के लिए हम 5वें घर को देखते हैं, तो बृहस्पति से जो 5वां घर है वो संतान की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो इसको हम कारकात भावम कहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस कारकात भावम के द्वारा हमें वो क्लू मिल जाता है जो हमें भाव और भावेश के द्वारा भी देखने को नहीं मिलता। अगर यहाँ पर कारकात भावम के अनुसार यानी कि बृहस्पति से 5वें घर में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति है अगर हमें कुछ नेगेटिव लगती है, तो हम उन ग्रहों को सुधार कर उनकी कुछ रेमेडीज डिजाइन कर इस स्थिति को जो है कंट्रोल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। ये तो इस संतान की बात। अगर हमें समझो कि विवाह से संबंधित अगर स्थिति को देखना हो, तो हम 7th हाउस को देखेंगे और 7th लॉर्ड को देखेंगे। और अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है, तो हम 7वें घर के जो है कारक ग्रह यानी कि विवाह के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति को देखेंगे। और शुक्र की जो स्थिति है वो हमें ये बताएगी कि जो है वास्तव के अंदर मैरिज से संबंधित जो है किस प्रकार की जो है संभावनाएं बनती है और किस तरह की जो है पॉसिबिलिटीज बनती है। वो जो गुण मैरिज या मैरिज को टिकाने के लिए ज़रूरी है वो व्यक्ति के अंदर किस प्रकार के है, वो योग्यताएं व्यक्ति के अंदर किस प्रकार की है। जैसे कि आप देखते हैं कि विवाह के लिए जो है एक व्यवहार कुशलता बहुत ज़रूरी होती है और साथ ही साथ जो है प्रेम संबंधों को भी हम शुक्र के द्वारा ही देखते हैं। और जहाँ तक फिजिकल रिलेशनशिप की बात है वो भी हम शुक्र से ही देखते हैं। तो शुक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर वैवाहिक जीवन को देखते समय हमने शुक्र को नज़रअंदाज किया पुरुष की कुंडली में, तो हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी अप्रोच से काफ़ी दूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से हम अगर स्त्री को कुंडली का अध्ययन करें तो हमें बृहस्पति की ज़रूरत पड़ती है, हमें बृहस्पति का अध्ययन करना पड़ता है। पर दोनों ही केसेस के अंदर जो है समानता क्या होती है कि आप उस फिजिकल रिलेशनशिप को अगर समझना चाहें तो दोनों ही कंडीशन में हमें शुक्र को ही महत्व देना होगा। क्योंकि जो इस प्रकार का कारकत्व है प्रेम प्रणय या फिर जो है आपसी संबंधों का, तो उसके अंदर जो है शुक्र का ही महत्व रहता है। इसलिए शुक्र का ही अध्ययन करना होता है, चाहे वो मेल चार्ट हो या फिर फीमेल चार्ट हो। और इसकी और गहराई के अंदर जाने के लिए हमें जो है शुक्र से 7वें घर का अध्ययन करना होता है कि शुक्र से 7वें घर में किस प्रकार की ग्रह स्थिति है। और वो ग्रह स्थिति हमें जो है कुछ वास्तविकता का बयान करती है कि वास्तव में जो है इस शुक्र की स्थिति कैसी है। शुक्र की स्थिति अच्छी है तो फिर आप वैवाहिक जीवन के अंदर काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है।
अब मान लीजिए कि किसी को जो है अपने भाई का अध्ययन करना हो, तो फिर आप मंगल को देखेंगे और मंगल से जो है तीसरे घर का अध्ययन करेंगे, जिससे कि जो है इसकी और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो सके। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको माँ का अध्ययन करना हो तो आप कुंडली के चौथे घर को देखेंगे और चौथे घर के अधिपति को देखेंगे, और साथ ही साथ आप चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे और चंद्रमा से चौथे घर को देखेंगे। तो चंद्रमा को देखने से आपको जो है उस कारक ग्रह की स्थिति का अंदाज़ा हो जाता है, और चंद्रमा से चौथा घर यानी कि कारकाद भवम जिसको हम कहते हैं, उस कारकाद भवम के द्वारा इसके अंदर हमें और ज़्यादा गहराई से समझने का मौका मिलता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने जो है चौथे घर को भी देखा, चौथे घर के अधिपति को भी देखा, कारक ग्रह को भी देखा, और कारकाद भवम के अनुसार जो है कारक ग्रह के समान दूरी पे जो भाव आता है उसका भी हमने अध्ययन किया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं उनको हमें समझना होता है, और जो कॉमन फैक्टर निकल के आता है उस बात पे जो है कायम रख के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अब इसमें एक बात और भी आती है कि आप जो है चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा जो है मन का कारक ग्रह है, तो आप कुंडली के अंदर किसी भी भाव में अगर चंद्रमा को देखेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि व्यक्ति का मन जो है कहाँ पे लगता है। जैसे कि चंद्रमा जो है आपका 5वें घर में है, तो चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, तो आप भावनात्मक रूप से कहाँ से जुड़े हुए रहेंगे। जाहिर सी बात है कि चंद्रमा 5वें घर में है, तो आपका जो भावनात्मक लगाव है वो 5वें घर से संबंधित चीज़ों को होगा। 5वें घर से हम संतान को देखते हैं, 5वें घर से हम शिक्षा को देखते हैं, तो 5वें घर से हम प्रेम संबंधों को देखते हैं, 5वें घर से हम एजुकेशन को देखते हैं, तो 5वें घर से हम स्पोर्ट्स को भी देखते हैं और मनोरंजन को भी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा 5वें घर में बैठा है, तो इन चीज़ों के प्रति आपका जो है आकर्षण ज़्यादा रहेगा, इन चीज़ों के प्रति आपका भावनात्मक लगाव ज़्यादा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम मंगल की बात करते हैं, तो मंगल जो है पराक्रम का कारक है, मंगल साहस और एनर्जी का कारक है, मंगल कार्य क्षमता और कार्य कुशलता का कारक है। तो मंगल को जब भी हमें समझना होगा तो हमें जो है उसकी स्थिति को समझना होगा कि मंगल कौन से भाव के अंदर स्थित है। मान लीजिए कि मंगल जो है 10वें घर में स्थित है, तो 10वें घर में जो है पराक्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति की एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी जो है यहाँ 10वें घर के अंदर लगी हुई रहेगी। व्यक्ति 10वें घर के अंदर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेगा, व्यक्ति 10वें घर से संबंधित कार्य करने के लिए अपनी ऊर्जा का जो है क्षय करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें, तो मान लीजिए कि शुक्र 10वें घर में है, तो व्यक्ति का जो है शुक्र का जो है संबंध प्रेम से भी होता है, और 10वें घर का संबंध करियर से होता है। अगर शुक्र यहाँ समझो कि 10वें घर में बैठा हो, तो आप इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति जिस जगह पे काम करता है वहाँ पे किसी के साथ में जो है प्रेम संबंध हो। इसी प्रकार से आप बुद्धि का इस्तेमाल, बुद्धि को जो है समझ सकते हैं। बुद्धि का कारक ग्रह जो है बुध को माना जाता है, और बुद्धि को हम कुंडली के 5वें घर से देखते हैं। तो हमने जो है 5वें घर की स्थिति को देखा, 5वें घर के अधिपति को देखा, और साथ ही साथ जो है बुध को देखा। तो बुध की स्थिति हमें जो है ये बताएगी कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का जो है स्तर कैसा है, उसकी जो बुद्धि है उसका फ़ायदा किस प्रकार से होने वाला है। इसकी और गहराई में जाने के लिए जो है हम बुध से जो है 5वें घर का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए कि बुध जो है दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो फिर जो है दूसरे से 5वें घर बनता है छठा, तो हम छठे घर का अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ जो है
बुध की स्थिति को और बौद्धिक स्तर से समझने के लिए हम जो है ये देखेंगे कि कुंडली के अंदर बुध कौन से भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि बुध जो है चौथे घर में बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की बुद्धि कहाँ लगेगी? घर के अंदर लगेगी। और मान लीजिए कि बुध जो है 11वें घर में बैठा है, तो व्यक्ति की बुद्धि का इस्तेमाल कैसे होगा? वो व्यक्ति अपनी जो है इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। वही अगर 10वें घर में बैठा है तो वो कार्य क्षेत्र के अंदर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। और अगर यही बुध जो है 6ठे घर के अंदर बैठा है तो इसका मतलब व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जॉब के अंदर करेगा। 7वें घर में बैठा है तो वो अपने इंडिविजुअल बिजनेस को बढ़ाने के लिए बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेगा। अब बुध को जो है वाणी का भी कारक माना जाता है, तो वाणी को हम दूसरे घर से देखते हैं, और दूसरे घर को देखने के लिए हम जो है दूसरे घर को बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे, दूसरे घर पे पड़ने वाले प्रभाव को देखेंगे, और दूसरे भाव के अधिपति को देखेंगे, और साथ ही साथ जो है बुध और बुध से जो है दूसरे भाव को देखेंगे। तो बुध से हम जो है अंदाज़ा लग जाएगा, दूसरे भाव से अंदाज़ा लग जाएगा, दूसरे भाव के अधिपति से अंदाज़ा लगा जाएगा कि आपकी बुद्धि का, आपकी वाणी किस प्रकार की रहेंगी। यदि यहाँ पर जो है बुध किसी अकारक स्थान पर बैठता है या अतिरिक्त भावों के अंदर बैठता है और किसी पाप प्रभाव में होता है, तो फिर उसकी वाणी का प्रभाव किस प्रकार का होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरा भाव भी शुभ ग्रहों से प्रभावित है, और दूसरे भाव का अधिपति भी शुभ स्थिति के अंदर है, और साथ ही साथ जो है बुध भी जो है शुभ प्रभाव में है। तो ये समझना कोई मुश्किल नहीं होगा कि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता को किस स्तर का जो है लेके चल रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जो है ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं और उसका जो है आकलन कर सकते हैं। और कारक ग्रह जो है हमें बहुत मदद करते हैं कुंडली को पढ़ने में, कुंडली का इंटरप्रिटेशन करने के अंदर। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को जो है गवर्नमेंट से संबंधित किसी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत है, तो हम सीधा सीधा सूर्य को देखेंगे, सूर्य से 10वें घर को देखेंगे, क्योंकि नाम प्रतिष्ठा वगैरह जो है हम 10वें घर से ही देखते हैं। तो हमने सूर्य को देखा, सूर्य से 10वें घर की स्थिति को देखा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पिता को देखना हो तो हम 9वें घर को देखेंगे, 9वें घर को अधिपति को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, और सूर्य से जो है 9वें भाव में बैठो जो ग्रह है उनको हम अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है कारक ग्रह का अध्ययन करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, और कुंडली को समझने के अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और आप जो है इसको समझकर इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। कारक ग्रह के द्वारा आपसी संबंधों को भी समझा जा सकता है। जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा माँ का कारक है, तो माँ से संबंधित स्थिति को देखने के लिए हम चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से युक्त है या शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो हम माँ के स्वभाव का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ का स्वभाव बहुत अच्छा होगा। और यदि चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा से चौथे घर में भी जो है हमें पाप ग्रह देखने को मिल रहे हैं, तो माँ के स्वभाव की अंदर जो है कुछ क्या कमियां हैं उनका भी हमें अंदाज़ा लगता है। अब दोनों ही स्थितियों के अंदर आप ये पता लगाना चाहेंगे कि आपके संबंध आपकी माँ के साथ में कैसे रहेंगे। तो चंद्रमा को अगर हम माँ के रूप में देखते हैं, माँ के कारक ग्रह होता है चंद्रमा, तो लग्नेश यानी कि आप स्वयं, लग्नेश और चंद्रमा के बीच में आप संबंधों को देखकर अपने आपसी संबंधों का अंदाज लगा सकते हैं। चंद्रमा से त्रिकोण के अंदर यदि लग्नेश होगा या लग्नेश के त्रिकोण में चंद्रमा होगा, तो आप समझ सकते हैं आपके माँ के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। वही अगर दोनों के बीच में 6-8 का संबंध रहा तो तनावपूर्ण स्थितियाँ हो सकती है।
दोनों में वाद विवाद हो सकते हैं, तकरार हो सकती है, और ये तनाव जो है तकलीफ़ों का कारण बन सकता है। वहीं अगर दोनों के बीच में समझो कि लग्नेश चंद्रमा को 90 डिग्री या 180 डिग्री का हिट करता हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि माँ और आपके बीच में किस प्रकार के जो है संघर्षपूर्ण संबंध रह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी माँ के संबंध आपकी पत्नी के साथ में किस प्रकार के रहेंगे, अगर ये देखना हो तो चंद्रमा और सेवंथ लॉर्ड के बीच के संबंधों को आप देख सकते हैं। दोनों यदि एक दूसरे के त्रिकोण में हो तो आप अच्छे संबंध कह सकते हैं। दोनों अगर युति में हो तो आप दोनों के बीच में अच्छे संबंध बता सकते हैं। वहीं अगर दोनों के बीच में 6-8 का संबंध हो तो संबंधों में जो है दरारें पैदा होंगी, विवाद होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपकी माँ के साथ आपका भाई का संबंध कैसा रहेगा, ये देखना हो तो फिर जो आप थर्ड लॉर्ड और चंद्रमा के बीच के संबंधों को आप देख सकते हैं कि दोनों में त्रिकोण वाला संबंध है या फिर 6-8 वाला संबंध है। तो कहने का मतलब ये है, आप कारक ग्रह के द्वारा किसी भी संबंधों का आकलन बड़ी सहजता के साथ में कर सकते हैं, और इन संबंधों का आकलन हम भाव अधिपति के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे माँ के लिए हम चौथे भाव को देखते हैं और चतुर्थेश को देखते हैं, तो यदि आपके साथ संबंधों को अगर देखना हो तो लग्नेश और चतुर्थेश के आपस के संबंधों को हम देख सकते हैं, दोनों में क्या संबंध है। आपकी माँ के पत्नी के साथ संबंध देखना हो तो चतुर्थेश और सप्तमेश के संबंधों को जज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप जो है किसी भी कारक ग्रह को जज कर सकते हैं, और उस कारक ग्रह से संबंध रखने वाले व्यक्ति के संबंध जो है आप किसी के साथ भी जो है कंबाइन करके मैच करके देख सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार के रहेंगे। जैसे कि पिता पुत्र के साथ किस प्रकार के संबंध रहेंगे, भाई दो भाइयों के बीच में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, पति पत्नी में किस प्रकार के संबंध रहेंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कारक ग्रह का क्या महत्व होता है, कारकात भावम का क्या महत्व होता है, और इसे हम किस प्रकार से कुंडली में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनका आकलन करके हम सटीक तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं।